आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे क्रिएशंस ऑफ डीआरआर होता क्या है, कैसे करना है, और उसके बाद कवर करेंगे इसकी मिनिमम अमाउंट और परसेंटेज और मैक्सिमम कैसे आपने डिसाइड करनी है, और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे, मीन्स अकाउंटिंग जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, जब डीआरआर का जो बैलेंस है वो जर्नल रिजर्व को कितना ट्रांसफर करना है और कब करना है, और डिस्क्लोजर ऑफ डिवेंचर डम्पशन रिजर्व इन बैलेंस शीट, और उसके बाद करेंगे डिवेंचर डम्पशन इन्वेस्टमेंट, कहाँ कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझेंगे, और एंड में देखेंगे स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज जिसमें इन्वेस्ट भी करना है, कैसे करना है। ओके हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर को, जिसका आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं क्रिएशंस ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। क्रिएशन ऑफ डीआरआर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 के द्वारा हमें प्रिस्क्राइब किया हुआ है क्या कि एवरी कंपनी इशूइंग डिवेंचर शेल क्रिएट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। सेकेंड पॉइंट है आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। थर्ड पॉइंट है द अमाउंट क्रेडिटेड टू डीआरआर शेल नॉट बी utilized by the company except for redemptions of debentures। अब क्या कह रहा है कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 कि जो भी कंपनी डिवेंचर्स इशू कर रही है उसको डीआरआर भी क्रिएट करना ही पड़ेगा। ओके, और कहाँ से करना पड़ेगा? वो आउट ऑफ द प्रॉफिट जो हमने बचा के रखा हुआ है डिविडेंड देने के लिए शेयर होल्डर को। ओके, और थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि जितना भी डीआरआर अमाउंट में क्रेडिट किया हुआ है उसको आपने कहीं और यूटिलाइज नहीं करना, उससे आपने जस्ट डिवेंचर की रिडम्पशन ही करनी है। ओके, कंपनी एक्ट के अलावा जो हमारे पास एक रूल बुक है ना, जो कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल 2014 है, उसमें रूल 18 सब रूल 7B में डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो भी कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है वो कम से कम 25% नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का ट्रांसफर करेगी डीआरआर को। ओके, कितना परसेंटेज? 25%। 25% तो मिनिमम डीआरआर क्रिएट करके ही रखना है। ओके, और अगर तो कंपनी जो भी रिडीम करेगी अपने डिवेंचर्स वो आउट ऑफ द प्रॉफिट 100% ही रिडीम करेगी, तो आपको डीआरआर भी 100% ही क्रिएट करके रखना है नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स का। और एक और केस आपके पास आ सकता है कि आपके क्वेश्चन में जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व की परसेंटेज है वो मेंशन ही की होगी, वो 25% से ज़्यादा होगी और 100% से कम होगी। मीन जितना वो आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं उतनी परसेंटेज आपको बताई होगी, तो आपने उतनी परसेंटेज का अमाउंट ही ट्रांसफ़र करना है डीआरआर को। किसका करना है? वो नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर जितने भी हैं हमारे पास, उनकी नॉमिनल वैल्यू का जितना परसेंटेज भी क्वेश्चन में गिवन है उतना करके आपने ट्रांसफर करना है डीआरआर को। ओके, अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, तीन केसेस आपके पास बनते हैं, मैं चार्ट के रूप में आपको समझा देता हूँ। पहला आपके पास बन जाएगा इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, दूसरा बन जाएगा इफ रिडम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट, और तीसरा बन जाएगा इफ अमाउंट ऑफ डीआरआर इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट होगा तो अमाउंट जो ट्रांसफर करना है वो हमने मिनिमम 25% ट्रांसफर करना है ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर्स। ओके, और अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिडम्पशन हो रही है आउट ऑफ द प्रॉफिट, तो उस केस में आपने 100% जो भी अमाउंट इक्वल टू होगा आपका रिडीमेबल डिवेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू के, उतना ही अमाउंट आपने डीआरआर को ट्रांसफर कर देना है। ओके, और नेक्स्ट आपका केस आ जाएगा जिसमें आपको क्वेश्चन में ही क्लियर किया होगा कि इतना अमाउंट आप डीआरआर में ट्रांसफर कर दो, तो आपने कुछ नहीं उसमें कैलकुलेट वगैरह करना, जितना अमाउंट आपको क्वेश्चन में बोला है अब सिंपली सारे का सारा अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे डीआरआर को। ओके,
एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो, अंगद लिमिटेड हैज इशूड 10,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच रिडीमेबल एट प्रीमियम ₹10। ठीक है, जे हमारे पास उन्होंने डिवेंचर दिए हुए हैं जो 10,000 डिवेंचर्स हैं, 8% के डिवेंचर्स हैं, 100 का ईच है और प्रीमियम पे हमने रिडीम करने हैं। तो हमने जब भी DRR कैलकुलेट करना है अमाउंट, उसमें हमने प्रीमियम और डिस्काउंट वगैरह के बारे में तो सोचना नहीं है, डिस्काउंट पे तो वैसे भी रिडीम होते नहीं है, तो प्रीमियम के बारे में हमने सोचना नहीं है। हमने जस्ट नॉमिनल वैल्यू जो डिवेंचर की हमें दी हुई है ना, उसका ही अमाउंट हमने कैलकुलेट करके DRR को ट्रांसफर करना होता है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो कितना अमाउंट बन गया, टोटल वैल्यू नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स कितनी बन गई, 10 लाख। ओके, अब 10 लाख का हमने करना है 25%, जो हमने DRR को ट्रांसफ़र करना है, तो वो बन जाएगा 2,50,000। ये अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, और एक बात और ध्यान में रखना कि आपने DRR को जो ट्रांसफ़र करना है अमाउंट, वो आप करोगे जनरल रिजर्व से, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से और रिजर्व में सरप्लस, जो भी आपके पास सरप्लस पड़ा हुआ है, जो प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, उससे करोगे। ठीक है, और आप जितना भी अमाउंट DRR का क्रिएट करोगे, आप उसको यूटिलाइज ऑल एंड ओनली रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए कर सकते हो, क्योंकि जो स्पेसिफिक रिजर्व है इसको आप कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते। चलिए आगे देख लेते हैं हम अकाउंटिंग एंट्री क्या डलेगी जब हमने ट्रांसफ़र करना है DRR को अमाउंट। अब कंपनी पे डिपेंड करता है कि अमाउंट उन्होंने ट्रांसफ़र कैसे करना है, इन पार्ट्स करना है या फिर लमसम करना है एक ही बार में सारा, जब रिडेम्पशन करनी है। तो आप ईयरली बेसिस पे भी कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा क्रिएट करके रख सकते हो, स्लोली स्लोली। ठीक है, जितना भी बैलेंस आता जाएगा उसमें आप और एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऐड करते जाओगे आप, और मिनिमम आपने 25% करना ही होता है अगर आप आउट ऑफ द प्रॉफिट रिडीम कर रहे हो, और 100% फिर आएगा आपका। ठीक है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, उस हिसाब से आप अपनी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करके अमाउंट आप टोटल लगा सकते हो। ठीक है, अब जो जनरल एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे, 3 अकाउंट से हम पैसे लेके ट्रांसफ़र करने वाले हैं DRR को। अगर हमारे पास एक में बैलेंस कम है तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे यूटिलाइज करते जाएंगे। ओके, तो कौन कौन से अकाउंट है, जनरल रिजर्व अकाउंट है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट है कि सरप्लस अकाउंट है। ठीक है, तीनों को डेबिट कर देंगे। करिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। जितना भी अमाउंट है 25% है, या फिर कुछ और स्पेसिफिक वैल्यू है, या फिर 100% है, तो उतना ही अमाउंट आप डाल दोगे कैलकुलेट करके DRR में, और उसका यूटिलाइजेशन आप स्टेप बाय स्टेप करते आओगे रिजर्व्स में। ठीक है, अब कंपनी एक्ट 2013 में कुछ भी ऐसा डिस्क्राइब आपको नहीं किया होता है कि आपने किस डेट को, कितने टाइम पहले रिडम्पशंस के आपने DRR रिजर्व क्रिएट करके रखना है। तो ये आप ईयरली बेसिस पे भी क्रिएट करके रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रूल एंड रेगुलेशन इस पर नहीं है। अगर आपके पास प्रॉफिट कम है, आप प्रॉफिट में नहीं रखना चाहते पैसे, तो आप पहले ही उसको ट्रांसफ़र करके DRR में लेते आओगे। अगर आपका 10 साल बाद मैच्योरिटी है तो आप 10 साल लगा के भी DRR अपना क्रिएट कर सकते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम ट्रांसफ़र ऑफ DRR टू जनरल रिजर्व। अब क्या होता है कि हमने DRR तो क्रिएट करके रख लिया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि कोई रिडम्पशन होने के बाद जो रिडम्पशन डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है उसको जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन होती हैं। पहली ऑप्शन ये है कि वो प्रपोर्शनेट अमाउंट जब भी रिडीम करते हैं कुछ पोर्शन ऑफ डिवेंचर, हर एक डिवेंचर की रिडम्पशन में वो प्रपोर्शनेट अमाउंट जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करते रहेंगे DRR का। ठीक है, और दूसरी ऑप्शन क्या है कि सारे का सारा DRR एक साथ ही जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे जब सारी की सारी डिवेंचर की रिडम्पशन हो जाएगी। ओके, इसकी जनरल एंट्री हम क्या डालेंगे, इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी हमारे पास डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। DRR हमने खत्म कर दिया और जनरल रिजर्व हमने क्रिएट कर दिया वापस से। ओके, और नरेशन आ जाएगी, बीइंग द अमाउंट प्रोपोर्शनल टू डिवेंचर डीम्ड ट्रांसफर फ्रॉम DRR टू जनरल रिजर्व।
आगे हम देख लेते हैं डिस्क्लोजर ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में इसका डिस्क्लोजर कहाँ करेंगे? सिंपल सी बात है, ये है हमारा रिजर्व है, तो क्या करेंगे हम इक्विटी एंड लायबिलिटी का जो पार्ट है हमारे पास, उसमें हम मेन हेड शेयर होल्डर फंड के अंदर सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर इसको डिस्क्लोज करेंगे। जो भी इसका नोट बनेगा उसमें आ जाएगा और टोटल निकल के आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस के बाहर। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम डिवेंचर रिडम्पशंस इन्वेस्टमेंट DRI। अब DRR तो कंपनी ने क्रिएट कर ली है, अब उसके बाद एक और रिक्वायरमेंट निकल के आती है कंपनीज की कि जो भी अमाउंट आपने DRR में डाला है उसको आपने इन्वेस्ट भी करना है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में जो ऑलरेडी स्पेसिफाई की हुई हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स जो हमारे हैं ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल 2014। ओके, According to Rule 18, Sub-Rule 7C of Companies Share Capital and Debentures Rules 2014 क्या कह रहा है हमें? The company shall invest an amount at least equal to 15% of the nominal value of debentures that shall be redeemed by the company by 31st March of next year, and the amount should be invested on or before 30th April of the current year। अब रूल हमें क्या बता रहा है कि 15% तो मिनिमम आपने अमाउंट इन्वेस्ट करना ही है। करना भी कब है? जब आपने सपोज नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को डिवेंचर रिडीम करने हैं तो आपने 30th अप्रैल को ही ये अमाउंट इन्वेस्ट करके रखना है। ओके, चलिए आगे एग्जांपल देख लेते हैं हम। एक रॉयल कैवलरी लिमिटेड इज टू रिडीम 2509% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 31st December 2018 एंड ऑल्सो 2500 डिवेंचर्स एट द प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 31st March 2019। अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि दो बार डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं, एक तो हो रहे हैं 31 दिसंबर 2018 को और एक हो रहे हैं 31 मार्च 2019 को। मींस विद इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर ये रिडीम हो रहे हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक होगा ये वाला फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो दोनों ही विद इन द वन सिंगल फाइनेंशियल ईयर में रिडीम हो रहे हैं, तो हमारी टोटल फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू जितनी बन जाएगी हम उसका 15% ही इन्वेस्ट करेंगे। ओके, तो इस एग्जांपल में हमारी नॉमिनल वैल्यू बन जाएगी टोटल डिवेंचर्स हमारे बन गए 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया है तो 5 लाख बन गई, तो 5 लाख का 15% निकल के आएगा हमारे पास 75,000 जो कि कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में। ओके, आगे हम इसकी जनरल एंट्री समझ लेते हैं। जनरल एंट्री सिंपल है, आप लिखोगे डिवेंचर रिडम्पशंस इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से पैसे आपके जा रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट आप एक नया एसेट्स क्रिएट कर लोगे। ओके, और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग द इन्वेस्टमेंट मेड एट 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स टू बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द ईयर। आगे आप ये भी बात ध्यान में रखना कि अगर आप DRR क्रिएट कर रहे हो तभी आप DRI भी क्रिएट करोगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तभी करने की ज़रूरत है अगर तो आप रिडम्पशन आउट ऑफ द प्रॉफिट कर रहे हो। ओके, और अगर तो डिवेंचर्स फुली कन्वर्टेबल है तो आप DRR भी नहीं क्रिएट करोगे, तो DRI भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, और जो हमारी स्पेसिफाई जो कंपनीज हैं जो एग्जम्प्ट होती हैं DRR क्रिएट करने से, उनको भी DRI क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके, और जो आपके पास जो बच जाता है मीन्स अगर नॉन कन्वर्टेबल या कन्वर्टेबल का कॉम्बिनेशन है आपके पास, तो आपके पास जितना भी अमाउंट नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का है उसकी नॉमिनल वैल्यू का 15% आप DRI क्रिएट करोगे। ओके, अब जो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट है ना, लाइक एंड डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, हम उसको किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, ओनली एंड ओनली रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए ही यूज कर सकते हैं। ओके, अब मैं इस पूरे टॉपिक में आपको मैंने बहुत बोला है कि स्पेसिफिक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, स्पेसिफिक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, लेकिन वो स्पेसिफिक सिक्योरिटी होती कौन कौन सी हैं, चलिए वो देख लेते हैं।
स्पेसिफिक सिक्योरिटीज हमारे पास होती हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करना है, वो है डिपॉजिट विद एनी शेड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। उस पर कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगने चाहिए, वो फ्री होना चाहिए, वो शेड्यूल बैंक में आप उसको डिपॉजिट कर सकते हो। ओके। सेकंड है हमारे पास अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो। अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज होती हैं जो कहीं पे प्लेज नहीं होती और उसको एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी भी यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है। थर्ड है हमारे पास अनअकवर्ड सिक्योरिटीज मेंशन्ड इन द सब क्लॉज ऑफ ए टू डी एंड डबल ई ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। और फोर्थ है हमारे पास अनकम्बर्ड बॉन्ड्स इशूड बाय द कंपनी विच इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 20F ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। ओके। तो ये जो 4 सिक्योरिटीज़ हैं, आपको इनमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वैसे आ सकता है कि कौन सी सिक्योरिटी इंक्लूडेड है कौन सी नहीं है, अगर थोड़ा सा टफ एग्जाम हो तो, इसलिए आप ये इसको याद कर लेना। ओके। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।